सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने सांजार को देखा जो कि बाशोलो खातून को तसल्ली देता है और खुद सल्जूक महल की तरफ रवाना हो जाता है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत गैबहर खातून से होती है जो कि तबीबा से कहती हैं, जब तापार चरागों का मुआयना कर लेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि इनमें क्या था और जिन्होंने ऐसा किया है उन्हें सजा मिलेगी जिसके वो हकदार हैं। तबीबा कहती हैं कि आपको थकावट महसूस हो रही है और भूख नहीं लग रही। गैबहर खातून कहती हैं, हाँ बहुत ज्यादा, और सर दर्द भी बहुत ज्यादा है। वो जिस चीज की भी बदबू थी मगर कोई बहुत ही मौसर चीज थी। इतने में दोस्तों मलिक तापार एल्चिन खातून के हमरा कमरे में दाखिल होता है। मलिक तापार गैबहर खातून के पास आता है और कहता है, सारे चराग इकट्ठे कर लिए गए हैं, तुम फिक्र ना करो। वो वजह जिसके बायस तुम्हारे साथ ऐसा हुआ जल्द ही मालूम हो जाएगी। तबीबा फिर कहती है, मलिक हजरत आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, गैबहर खातून चराग की वजह से बीमार नहीं हुई। मलिक तापार कहता है, फिर वो क्या है जिसकी वजह से इनकी ऐसी हालत हुई है? तबीबा मुस्कुराती हैं और कहती हैं, अच्छी खबर है मलिक हजरत, गैबहर खातून हामला हैं, ये इनकी हामला होने की वजूहात हैं। दोस्तों गैबहर खातून ये सुनकर दंग रह जाती हैं, जबकि कमरे में मौजूद सारे ही लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आ जाती है। मलिक तापार कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है, जबकि एल्चिन खातून भी ये खुशखबरी सुनकर बड़ी ही खुश होती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब टर्कन खातून महल के सहन में दिखाई जाती हैं, जो कि अमीर ताजुल मुल्क से कहती हैं, तापार और एल्चिन खातून ने चराग के मामले पर दबाव डालने की कोशिश की है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सके, ये इनकी पहली शिकस्त है। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, मैं यहाँ निजामुल मुल्क के मुतल्लिक एक अहम मामले की इत्तला देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। टर्कन खातून ये सुनकर फौरन चौकंदा हो जाती हैं, जबकि अमीर ताजुल मुल्क कहता है, एक खुसूसी बहादुर है जिसका नाम सांजार है, दुकास के कत्ल के मामले में इस पर शक है और अगर उसे गिरफ्तार करके उसे कसूरवार ठहरा दिया जाता है तो निजामुल मुल्क की साख को नुकसान पहुंचेगा। टर्कन खातून ये सुनकर खुश होती हैं, जबकि ताजुल मुल्क मजीद कहता है, सांजार के पकड़े जाने के बाद लोग समझेंगे कि इसका अपना खसूसी सिपाही ही अमन में हलल डालने वाला है। टर्कन खातून कहती हैं, चुनाचा हमारे पास इसके आदमियों को खत्म करने के लिए एक अच्छी वजह होगी जिसको उसने रियासत के ओहदे पर रखा है। ताजुल मुल्क मुस्कुराता है और कहता है, लेकिन सुल्तान मुअज्जम ने अभी तक फैसला नहीं किया है, मैंने जो कुछ भी किया इस सब को कोई फायदा नहीं हुआ। टर्कन खातून कहती हैं, जाओ और इसे नेक ख्वाहिशात दो और मैं बतौर खातून अव्वल इस मामले को देखूंगी, मैं उसकी गिरफ्तारी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगी। टर्कन खातून एक फूल को काटती हैं और इसे जमीन पर गिरा देती हैं और फिर यहाँ से चल देती हैं, जबकि महल की राहदारी में पहुँचने के बाद टर्कन खातून का आमना सामना निजामुल मुल्क से होता है। टर्कन खातून गरूर के साथ कहती हैं, निजामुल मुल्क आपके खुसूसी मुजाहिद सांजार की वजह से लोगों ने हमारे इंसाफ से एतमाद खो दिया है, हमारी रियासत ने उन तमाम परेशानियों का मुकाबला किया है, अब हमारी सरजमीन पर बदअमनी फैल रही है। हाजी कहते हैं, जब तक जुर्म साबित नहीं होता तब तक हर कोई बेगुनाह है। टर्कन खातून फैसले में जल्दबाजी ना करें। टर्कन खातून कहती हैं, बतौर खातून अव्वल मैं इतनी दानिशमंद हूँ कि जान सकूं कि क्या हो रहा है। आपको रियासत का दिफा करना चाहिए, अपने खसूसी बहादुर का नहीं। अब इसका दिफा करने से बेहतर है कि आप जुर्म करने से पहले इसको समझाते। हाजी कहते हैं, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कभी भी लोगों को नीचा दिखाने के लिए कोई मंसूबा नहीं बनाया है, हम हमेशा रियासत की बका को जहन में रखते हैं और इसी के लिए बोलते हैं। टर्कन खातून कहती हैं, सुल्तान मुअज्जम ने उसे पहले अहम जिम्मेदारियां दी हैं, लेकिन फिर जब वो गायब हुआ तो वो इसको ढूंढने गए और अब वो इस बारे में ऐसे फिक्रमंद हैं जैसे वो बाप बेटा हैं। हाजी ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, जबकि टर्कन खातून कहती हैं, सांजार इतना अहम क्यों है?
मैं नहीं जानती। हाजी कहते हैं, सुल्तान मुअज्जम अपने सिपाहियों को अपने फौजियों की तरह नहीं बल्कि अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं, ये आप भी जानती हैं तैरकन खातून। तैरकन खातून फिर कहती हैं, एक बेटा अपने वालिद के लिए उतना ही कीमती होता है जितना वो इनके साथ वफादार होता है। हमारा तारीखी इंसाफ अमन की नुमाइंदगी करता है और वो सांजार की वजह से मुतासर हो रहा है। वो खुसूसी सिपाही ऐसा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? अब से ये सिर्फ सांजार का नहीं, अब ये रियासत के अंदर जो निजाम कायम है इसका भी मसला है और मुझे यकीन है कि सुल्तान मुअज्जम जब कोई फैसला करेंगे तो इसको नजरअंदाज नहीं करेंगे। हाजी मुस्कुराते हैं और कहते हैं, ये निजाम तब से है जब सल्जूक रियासत की बुनियाद रखी गई थी और माजी इन लोगों की कहानियों से भरा पड़ा है जिन्होंने इस निजाम को तोड़ने की कोशिश की है। तैरकन खातून ये सुनकर चौंक जाती हैं, जबकि हाजी निजामुल मुल्क मुस्कुराते हुए यहाँ से चले जाते हैं और तैरकन खातून ये देखती ही रह जाती हैं। इतने में दोस्तों सिपाही सांजार मुकद्दस इमानतों के साथ महल में पहुँच जाता है। सल्जूक सिपाही दरवाजा खोलते हैं और सांजार अपने वफद के हमरा सहन में आता है। इसके हाथ में मुकद्दस इमानतें मौजूद होती हैं। सांजार के महल में दाखिल होते साथ ही अमीर ताजुल मुल्क सहन में आता है और बड़े ही गरूर से सांजार का रास्ता रोक लेता है। सांजार अपने घोड़े से उतरकर ताजुल मुल्क के पास आता है और ताजुल मुल्क कहता है, आखिरकार तुम हथियार डालने आ ही गए हो सांजार, हम तुम्हारी ही तलाश में थे। सांजार कहता है, मैं जानता हूँ अमीर ताजुल मुल्क, आपने मेरे कबीले पर छापा मारा है। अमीर ताजुल मुल्क कहता है, मैं गया था, मैं तुम्हारे हैमे में भी गया था। सांजार कहता है, क्या आपने इसके हिसाब का सोचा है? अमीर ताजुल मुल्क कहता है, क्या तुम मुझे धमकियां दे रहे हो? सांजार कहता है, इसके बरअक्स मैं आपको मोहतात रहने का कह रहा हूँ। अगर आप ये सोचे बगैर मेरे खैमे में दाखिल हुए कि इसके बाद क्या होगा तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि आगे क्या होगा। अमीर ताजुल मुल्क गुस्से से कहता है, खुशकिस्मत हो कि सुल्तान मुअज्जम तुम्हारे मुंतजिर हैं। अब चलो मुकद्दस इमानतें हमें दो, हम उनके हवाले कर देंगे। अब तुम अपने हथियार डाल दो। सांजार कहता है, जब तक मुकद्दस इमानतें सुल्तान मुअज्जम तक नहीं पहुंचती तब तक कोई भी दूसरा इनको छू भी नहीं सकता। अमीर ताजुल मुल्क एक सिपाही को इशारा करता है और कहता है, इससे मुकद्दस इमानतें ले लो। सिपाही फौरन सांजार की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सांजार इमानतों की तरफ बढ़ने वाले सल्जूक सिपाही का हाथ पकड़कर इसे मरोड़ता है और सिपाही की चीखें निकलती हैं। सांजार कहता है, मैंने मुकद्दस इमानतों को हासिल करने के लिए बहुत सारी लाशों के ढेर लगाए हैं ताजुल मुल्क। दोस्तों ताजुल मुल्क ये देखकर बड़ा ही गुस्सा होता है, जबकि सांजार मजीद कहता है, आप इन्हें मुझसे नहीं ले सकते। ताजुल मुल्क फिर अपने सिपाहियों को पीछे रहने का इशारा करता है और सांजार का रास्ता छोड़ देता है, जबकि सांजार अपने सिपाहियों के हमरा महल की तरफ आगे बढ़ जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब हाजब कमच दिखाया जाता है, जो कि सांजार के पास आता है और कहता है, सुल्तान मलिक शाह तुम्हारे मुंतजिर हैं। जबकि सांजार महल को देखकर बड़ा ही हैरान और परेशान होता है और दिल ही दिल में कहता है, हर एक की पैदाइश अपनी जिंदगी का आगाज करती है और मैं इस दौरान पैदा हुआ था जिस दिन दुनिया में एक नया दौर शुरू हुआ था। मुझे शाही खानदान के झूले से उठाकर राजों में लपेट दिया गया। मैं सुल्तान मुअज्जम का बेटा हूँ। ये हकीकत मैंने पूरी दुनिया से छुपाई है और हर कोई वहीं की जानब बढ़ता है जहाँ से वो ताल्लुक रखता है। सांजार कामच के हमरा मजीद महल के अंदर चलता जाता है, जबकि सांजार दिल ही दिल में कहता जाता है, मैंने अपने जोरे बाजू के साथ दरवाजे को इस जानब खोला जहाँ से मैं ताल्लुक रखता हूँ। हर कोई अपनी रोशनी लिए पैदा होता है और मैं राजों से भरी तारीकी से निकलकर खुद इस
रोशनी तक पहुंचा हूँ। कभी मैं इस महल में दाखिल ना हो सकता था क्योंकि ये मेरे पास एक गहरा राज था। अब मैं तलवारों से चमकता हूँ और मैं यहाँ इसे बेदारी के लिए तैयार करता हूँ। सांजार कुछ देर के लिए अपने कदम रोक देता है जबकि हाजब कामच सांजार को इशारा करते हैं और फिर दोनों ही सुल्तान के पास रवाना हो जाते हैं। इस दौरान महल की छत से तैरकन खातून भी सांजार को देख रही होती हैं, जबकि सहन में मौजूद हसन सब्बाह भी मुकद्दस इमानतों को देखकर बड़ा परेशान होता है। जबकि इधर छत पर खड़ी हुई तैरकन खातून कहती हैं, तो तुम हो सांजार, निजामुल मुल्क के कायम करदा निजाम का खुफिया ताला। फिरदौस भी ये सुनकर बड़ी हैरान होती हैं, जबकि तैरकन खातून कहती हैं, अगर हम इस ताले को तोड़ दें तो हम इसके निजाम को दरहम बरहम कर सकते हैं और फिर हम अपना निजाम कायम करेंगे। दूसरी जानब दोस्तों कामच और सांजार सुल्तान मलिक शाह के मजीद नजदीक पहुंच जाते हैं, लेकिन रास्ते में महल की राहदारी में अचानक हसन सब्बाह सांजार का रास्ता रोकता है और कहता है, खुशामदीद बहादुर जवान। ये देखकर कामच भी यहीं पर रुक जाता है, जबकि हसन सब्बाह मजीद कहता है, तो मुकद्दस इमानतों को बचाने वाले सांजार तुम हो। अल्लाह तुमसे राजी हो कि तुमने इमानतों को काफरों के हाथों में नहीं छोड़ा है। फिर सांजार कहता है, ये हमारा फर्ज है, जब तक हम तमाम जख्मों को खत्म नहीं कर देते हम अपने फराइज को निभाते रहेंगे। हसन सब्बाह कहता है, बहरहाल तुम्हें मोहतात रहना चाहिए। हर ऊंची उड़ान रखने वाले उकाब के ताकुब में एक पोशीदा शिकारी होता है। सांजार कहता है, नसीहत के लिए आपका शुक्रिया। मेरे कुछ दुश्मनों ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन वो सब अब कब्र के अंदर हैं। हसन सब्बाह ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि सांजार आगे चल देता है, लेकिन फिर सांजार मुड़कर हसन से कहता है, आप कौन हैं? हसन मुड़ता है और कहता है, मैं एलचियों का सरबराह हसन सब्बाह हूँ। सांजार कहता है, हसन सब्बाह, अगर आप एलचियों के सरबराह हैं तो इसका मतलब है तो हम मिलकर काम करेंगे। हसन सब्बाह मुस्कुराता है और कहता है, इसमें कोई शक नहीं है, हम जरूर मिलकर बहुत से काम करेंगे सांजार। सांजार फिर अपनी मंजिल की तरफ चल देता है, जबकि दोस्तों सब्बाह गरूर के साथ मुड़ता है और यहाँ से रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों सांजार सुल्तान मुअज्जम के दरबार में पहुँचता है और आगे अपने सुल्तान बाबा को देखकर सांजार के कदम एक मर्तबा लड़खड़ाते हैं और सांजार वहीं पर रुक जाता है, लेकिन फिर वो अपने आप पर काबू रखकर मजीद आगे बढ़ता है और इस दौरान ईवान के आला ओहदेदारान भी सुल्तान के हमरा मौजूद होते हैं, जबकि सुल्तान इमानतों को देखकर बड़े खुश होते हैं, जबकि हाजी अपने बहादुर पर फख्र करते हैं। दोस्तों सांजार आगे आता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह अपने तख्त से उठकर सांजार के पास आते हैं और कहते हैं, सांजार, आखिरकार तुम मुकद्दस इमानतों को ले ही आए हो। तुमने अपने फर्ज की कामयाबी से हमें खुश किया है। इस दौरान दोस्तों तैरकन खातून और मलिक तापार ये सुनकर परेशान हो जाते हैं, जबकि सांजार कहता है, मुकद्दस इमानतें सही जगह पर पहुंच गई हैं सुल्तान मुअज्जम, और मेरा फर्ज मुकम्मल करना हक का काम है। फिर सांजार इमानतें सुल्तान के हवाले करता है, जबकि सुल्तान मलिक शाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दुआ पढ़कर इसे वसूल करते हैं और फिर इसे प्यार करते हैं। सुल्तान फिर कामच से कहते हैं, मुकद्दस इमानतों को खजाने के कमरे में बाहिफाजत ले जाओ और इन्हें रख दो। सुल्तान फिर इमानतें हाजब कामच को देते हैं और कामच इन्हें इंतहाई अदब के साथ यहाँ से लेकर चले जाते हैं। इस पर हाजी निजामुल मुल्क भी बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन तैरकन खातून फिर कहती हैं, जैसा कि तुमने कहा है कि मुकद्दस इमानतों को लाकर अपने फर्ज में कामयाब हो गए हो तुम सांजार, लेकिन कत्ल में मुलव्वस होने के बाइस बाज़ंतीनी लोगों की परेशानी का तुम बाइस बन रहे हो। तुमने लोगों के दरमियान बदअमनी फैलाई है। सांजार कहता है, मैं इन वाकयात में कसूरवार नहीं हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मुझे सुल्तान मुअज्जम
آپ کے انصاف پر اعتماد ہے۔ ملک تاپر کہتا ہے کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے کہ تم نے دوکاس کو قتل نہیں کیا ہے؟ سانجار کہتا ہے اگر میں نے یہ قتل کیا ہوتا تو میں دلیری سے بتاتا کہ یہ میں نے کیا ہے۔ سلطان معظم، میں نے بہت سے فرائض میں کامیابی حاصل کی ہے، مجھے یہاں آنے سے بہت سے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن اس کے باوجود میں آپ کے انصاف پر اعتماد کر کے یہاں پر آیا ہوں۔ کیا میری یہی بات کافی نہیں ہے؟ تیرکن خاتون کہتی ہیں تم خود کو سمجھتے کیا ہو کہ سلطان معظم تمہاری بات کا احترام کریں گے؟ سلطان معظم صرف اپنے بچوں پر ہی اعتماد کر سکتے ہیں، تم پر نہیں۔ سانجار یہ سن کر بڑا غصہ ہوتا ہے، جبکہ تیرکن خاتون مزید کہتی ہیں یہ مت سمجھو کہ جن لوگوں کے اختیارات پر تم بھروسہ کر کے ان کے پیچھے چھپ سکتے ہو وہ تمہیں اس سے بچا لیں گے۔ پھر حاجی نظام الملک کہتے ہیں ہمارے خصوصی سپاہی لوگوں سے نہیں بلکہ اپنی ریاست سے طاقت لیتے ہیں۔ تیرکن خاتون، سلطان معظم کے علاوہ کوئی بھی اس ریاست پر حکمرانی نہیں کر سکتا، یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ تیرکن خاتون پھر کچھ کہنے کی کوشش کرتی ہیں لیکن سلطان ملک شاہ انہیں کہنے سے منع کر دیتے ہیں۔ سلطان پھر کہتے ہیں اس قتل میں یہ ملوث ہے، یہ واضح نہیں ہے، لیکن جب تک جرم ثابت نہیں ہوتا تب تک ہر کوئی بے گناہ ہے، لیکن جرم اور بے گناہی کی تصدیق کرنے کے لیے مقدمہ ضروری ہے۔ حاجی یہ سن کر پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ سلطان کہتے ہیں اگر ہم سانجار پر مقدمہ نہیں کرتے تو لوگوں کی نظروں میں ہم ہی مجرم ہوں گے، اس سے ہمارے انصاف کی ساکھ کو بری طرح نقصان پہنچے گا۔ سلطان پھر حکم دیتے ہیں سانجار کو گرفتار کر لو، اور دوستو یہ سن کر سانجار سمیت ایوان اعلیٰ کے سارے عہدے دار بھی چونک جاتے ہیں۔ اتنے میں کچھ سلجوق سپاہی کمرے میں داخل ہوتے ہیں اور سانجار کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھتے ہیں۔ اس دوران تیرکن خاتون اور امیر تاج الملک بڑے ہی خوش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ حاجی نظام الملک اور ملک تاپر اس صورتحال پر بڑے ہی پریشان ہوتے ہیں۔ اور دوستو یہیں سانجار کی اس بڑی پریشانی کے ساتھ ہماری آج کی اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔